अगर आप टीएसटी, पीएसटी जैसी प्रोक्टाइल ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। साथियों, पाठचर्या होने वाली है बेहतरीन। 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन, और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग काव्य शास्त्र से उन 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका रिवीजन फटाफट करते हैं और रिवीजन में देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, और चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बुलाना ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो फटाफट आप अपना काम करिए और हम प्रश्न पहला तक पहुंचाते हैं। पहला प्रश्न, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है या प्रसिद्ध काव्य लक्षण किस साहित्यकार का है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह प्रसिद्ध काव्य लक्षण है किसका? जयशंकर प्रसाद का। विकल्प सी राइट आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य के संदर्भ में लिखा है कि आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है। आत्म अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार, कोई व्यक्ति साहित्यकार, कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है, और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। काफी चर्चित प्रश्न एक बनता है, सुमिंद्रानंदन पंत का पूछा जाता है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह काव्य के संदर्भ में सुमिंद्रानंदन पंत का विचार अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, याद रखिएगा। रामविलास शर्मा ने कहा था कि साहित्य जनता की वाणी है और उसके जातीय चरित्र का दर्पण है। रामविलास शर्मा ने कहा था कि साहित्य जनता की वाणी है, जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, उसके जातीय चरित्र का, जातीय चरित्र का दर्पण है। यह कथन है रामविलास शर्मा का। और काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन था जयशंकर प्रसाद का। दूसरा प्रश्न आपका है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, यह कथन किस विद्वान का है? इस प्रश्न का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा किसको? सुदामा पांडे धूमिल जी को। बिल्कुल सही जवाब सुदामा पांडे धूमिल का कथन है यह। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। अब ये कहते हैं कि कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। बड़ा ही अक्सर पूछा जाता है ये भी कि कविता सबसे पहले शब्द है, कविता सबसे पहले शब्द है और अंत में भी यही बात रह जाती है, यही बात रह जाती है कि कविता शब्द है। आगे का कथन है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को
कि आचार्य रुद्रट ने काव्य हेतु प्रतिभा के कौन से दो भेद किए हैं? रुद्रट महोदय ने जो है सहजा और उत्पाद्या दो भेद किए हैं। सहजा यानी जो प्राकृतिक प्रतिभा है, जो जन्मजात होती है, और उत्पाद्या यानी अध्ययन और अभ्यास से, अध्ययन और अभ्यास से। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 आपका है कि काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया तथा लोको विद्या प्रकीर्ण काव्यांगिनी सूत्र का को प्रस्तुत किया। चौथे प्रश्न का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन को सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। उन्होंने लोक व्यवहार विद्या और प्रकीर्णन को काव्य का अंग माना है। विद्या प्रकीर्णन से काव्यांगनी सूत्र, तो काव्य के अंग है काव्यांगानी। तो लोक, विद्या और प्रकीर्णन। पांचवा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 आपका है कि प्रतिभा को नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा कहकर किसने परिभाषित किया? नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता अर्थात यह जो है काव्य कौस्तुभ रचना से भट्टोत की रचना है। विकल्प बी सही जवाब। छठवां प्रश्न है कि अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा प्रतिभा की यह परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? छठवें प्रश्न का सही जवाब अभिनव गुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। प्रश्न संख्या 7 है कि शक्ति निपुणया लोक शास्त्र काव्यावेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतु उद्भवे काव्य हेतु संबंधी यह प्रसिद्ध श्लोक किस आचार्य का है? सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपने आचार्य मम्मट को चुना, सही। प्रश्न संख्या 8 है कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात शक्ति प्रतिभा को काव्य का बीज रूप संस्कार किस आचार्य ने माना है? आठवें प्रश्न का राइट आंसर आचार्य मम्मट को चुना आपने, तो विकल्प बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है कि आचार्य राजशेखर ने बुद्धि के 3 तत्व कौन से माने हैं? 9वें प्रश्न का राइट आंसर तो स्मृति, मति और प्रज्ञा। स्मृति यानी भूतकाल का ज्ञान होना, मति यानी वर्तमान का ज्ञान होना, और प्रज्ञा यानी भविष्य का कालदर्शी होना। तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने काव्य का एकमात्र हेतु केवल प्रतिभा को स्वीकार किया है? 10वें प्रश्न का सही जवाब प्रतिभा को स्वीकार करने वाले पंडित जगन्नाथ हैं। विकल्प सी राइट आंसर। दंडी ने प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास तीनों को माना है। मम्मट ने शक्ति और निपुणता को माना है, शक्ति और निपुणता को मानते। आचार्य वामन ने लोक, विद्या और प्रकीर्णन को माना है। तो सी विकल्प के साथ राइट आंसर पर हैं आप। 11वां प्रश्न है कि नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम यह काव्य हेतु संबंधी श्लोक किस आचार्य का है? 11वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य
दंडी को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है विकल्प ए। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। साथियों थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आपकी कंटिन्यूटी ही आपके सफलता का मूल मंत्र साबित होगी। 12वां प्रश्न है कि मध्यकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम विस्तृत काव्य विवेचन करने वाले आचार्य कौन है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब कुलपति मिश्र, विकल्प ए को चुना आपने राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्यादर्श के रचयिता एवं उनका समय क्या रहा? और 13वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य दंडी को चुना आपने। 5वीं शताब्दी का उत्पाद राइट आंसर। काव्यादर्श इनकी रचना आचार्य भामह 6वीं शताब्दी के हैं, 6वीं शताब्दी के हैं, और काव्यालंकार इनकी रचना है। और काव्यालंकार सूत्र आचार्य वामन की है। काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र यह रचना आचार्य वामन की है। 8वीं-9वीं शताब्दी इनका समय काल रहा है। और उद्भट की रचना है काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार सार संग्रह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां प्रश्न कि 9वीं-10वीं सदी के मध्य रचित काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर राजशेखर है, विकल्प में सही जवाब। प्रश्न संख्या 15, 15वां प्रश्न है कि 10 रूपक नामक प्रसिद्ध नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब धनंजय को चुना आपने, विकल्प के सही जवाब। 16वां प्रश्न है कि व्यक्त विवेक 11वीं शताब्दी के मध्यकाल का रचित ग्रंथ किसका है? उत्तर में महिम भट्ट को चुना आपने, विकल्प ए राइट आंसर है। महिम भट्ट अनुमानवाद की स्थापना करते हैं, ये ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हैं। अगला प्रश्न है कि औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण ग्रंथों के प्रणेता आचार्य कौन रहे हैं? 17वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य क्षेमेंद्र, विकल्प ए राइट आंसर। औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण आचार्य क्षेमेंद्र की रचना। 18वां प्रश्न है कि काव्यानुशासन ग्रंथ जो 12वीं सदी का है, इसके लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब काव्यानुशासन ग्रंथ 12वीं शताब्दी का जैन आचार्य हेमचंद्र का है, विकल्प ए राइट आंसर। रामचंद्र गुरुचंद्र का काफी चर्चित पूछा जाता है नाट्य दर्पण, याद रखिएगा ये पूछी जाती है रचना। और रुइया का अलंकार सर्वस्व यह भी पूछा जाता है, अलंकार सर्वस्व। शोभाकार मित्र का अलंकार रत्नाकर पूछा जाता है, अलंकार रत्नाकर। आगे प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ अलंकार सर्वस्व, इसकी अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। 19वें प्रश्न का सही जवाब रुइया को चुना, तो ये विकल्प राइट आंसर है। और 20वां प्रश्न है कि रस गंगाधर के रचयिता पंडित राज जगन्नाथ हैं, तो अलंकार कौस्तुभ के रचयिता कौन है? यानी अलंकार कौस्तुभ का रचनाकार पूछा जा रहा है। 20वें प्रश्न का सही जवाब विश्वेश्वर पंडित, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। तो केशव मिश्र की चर्चित रचना है अलंकार शेखर, अलंकार शेखर। अप्पय दीक्षित की कुवलयानंद ये भी पूछी जाती है। उज्ज्वल नीलमणि यह भी पूछी गई रचना है, उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की। तो साथियों पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं एक और विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नया प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नया आदमी। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।